हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने कवर करने जा रही हूँ एमडीयू एमडीयू के बीसीए फर्स्ट सेम के पीवाईक्यू पुराने साल के क्वेश्चन पेपर। आज हम करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। तो मैं आप सबके लिए रिक्वेस्ट करूंगी, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते जाऊंगी। इट विल बी लाइक टीचिंग, जिसमें आपको वीडियो को पॉज करके आप अपनी जो पहले क्वेश्चन लिखा है मैंने उसका आप आंसर खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं बनता है एंड स्टिल यू आर हैविंग अ डाउट, तब आप उसके बाद सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर पढ़ाई। तो एमडीयू का जो क्वेश्चन पेपर है वो चार सेक्शंस में बटा हुआ है। सो सेक्शन 1 में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि 2018 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं वो उसके सॉल्यूशंस मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूं। तो क्वेश्चन 1 है, इसमें दिया है गिवन A is equals to AEIOU, B दिया है, दो सेट है A और B, जहाँ पे हमें फाइंड करना है A एंड B और A माइनस B। तो हमें इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। तो इनको फाइंड करने का तरीका ये है कि जब इंटरसेक्शन की बात हो तो हमें क्या देखना है, कॉमन चीज दो सेट में कॉमन क्या है और उसे लिखना है। तो सेट AEIOU और सेट RAM में कॉमन क्या है, A, राइट। तो ये हमारा A एंड B का आंसर है। और जब सेट डिफरेंसेस की बात आती है तो उसमें क्या होता है, जो कॉमन चीज है वो हमारी माइनस हो जाएगी, और जो भी सेट जो जिससे हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज से हम डिफरेंस कर रहे हैं उस सेट की चीज आपको उस सेट की चीज हम कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस, सेट डिफरेंस। तो इनमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ठीक है, ए माइनस हो जाएगा। तो जो सेट यानी पहले सेट में जो भी है ए माइनस बी में अगर जो भी है वो सेट हमारा आंसर होगा। पढ़ने का सबसे बेटर तरीका है कि आप जब भी पढ़ाई करें, आपके पास अगर क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है और प्रैक्टिस करनी है, तो कृपया 2-3 ट्राई और क्वेश्चंस भी ट्राई करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सेट दिया है ABRCD PCDAQGH, और आपको इसमें फाइंड करना है A एंड B, A और B माइनस A माइनस B। ठीक है, सो ये फाइंड करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर मुझे बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो 1B है हमारा कि इफ A, अगर A सेट दिया है जिसमें है 2 माइनस 1 4 एंड 2, B सेट दिया है हमें 2 3 1 एंड 2, उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जब भी आप मैट्रिक्स में एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मैट्रिसेस की जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम है, तो हम इसके एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन करते समय हमें क्या देखना होगा, 2 माइनस 1 4 2 प्लस जो रोज के साथ सिमिलर रोज, सो दिस इज 0 1 1, ठीक है, 2 3 1 2 which is 0 1 0 1, sorry this is 1 2 1 2। ठीक है, तो हमारा एडिशन कैसे होगा, 0 0 प्लस 1 1, 0 1 प्लस 1 2, 1 0 प्लस 2 1 और 1 1 प्लस 2 2। ठीक है, तो अब 0 0 मतलब ये वाला जो पोजीशन है इसके साथ हम इसका जोड़ करेंगे। सो 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या है, -1 प्लस 3,
फिर 4 प्लस 1 एंड 2 प्लस 2, इन्हें हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2, 5 एंड 4. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उस पर ध्यान दें कि ज्यादा समय ना बिताएं. एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए. डिफाइन मैनी टू वन फंक्शन. इसके लिए आपको डेफिनेशंस भी पता होना चाहिए. सो मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है, जब आपके पास सेट ए और बी दी है, उसमें एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा, मतलब सेट ए से जो एलिमेंट्स हैं, तो जो दो दो से ज्यादा एलिमेंट हैं वो एक ही आइटम को पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैनी टू वन. सो इसका डेफिनेशन है, इफ देयर आर y values that have more than one x value mapped onto them, इसको हम कहते हैं many to one फंक्शन. ऑल राइट, अब हम मूव करते हैं 1D की तरफ. इसमें हमें है, एक लिमिट्स का क्वेश्चन है. इवैल्यूएट लिमिट x हाफ 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x माइनस 1. लिमिट के जो जनरली क्वेश्चन मैंने एमडीयू के पैटर्न में देखे हैं वो एल होपियल्स रूल और सिंपल लिमिट का जो आपका सोल्यूशन है उससे ही होता है. तो जब भी आप, अगर आपके लिए लिमिट्स और ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से आपकी तैयार नहीं है, तो ट्राई टू फोकस एंड गो विद द एल होपियल्स रूल्स. और इसका एक ट्रिक ये है कि जो भी लिमिट टेंडेंसी है, जिसकी वैल्यू के पास जा रहा है, आप उसको यहाँ इक्वेशन में पुट करके देखो. तो मैं यहाँ पे जैसे पहले पुट करके देखूंगी, यहाँ रफ में करूंगी मैं कि ये है मेरा 4 1/4 माइनस 1 2 1/2 माइनस 1. अगर मैं ये करके देखती हूँ और आंसर क्या आ रहा है, 0/0. अगर 0/0 आ रहा है, मुझे पता है ये एल होपियल्स रूल है. अब मैं इसको फेयर करूंगी. ठीक है, जब मैंने यहाँ रफ कर लिया, और रफ करते समय प्लीज राइट ऑन योर राइट साइड, ये रफ एरिया है. ठीक है, अब मैं यहाँ जब इसे फेयर करूंगी, सो देयर आर द सर्टेन स्टेप्स दैट आई हैव टू राइट. सब्स्टिट्यूट x tends to 1/2 in the equation. ठीक है, so now if I substitute, so 4 1/2 का whole square minus 1/2 1/2 minus 1, which will be 4 1/4 minus 1/2 1/2 minus 1, which is 1 minus 1/1 minus 1, which is 0/0. This implies L Hopial's rule. So first we need to find the derivative of this. So हम इसका derivative find करेंगे. So limit x tends to 1/2. आप जब यहाँ पे derivative find कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 का 8x डिवाइडेड बाय 2. अब इसमें अगेन सब्सटीट्यूट हम करेंगे जब वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 1/2 which is 4/2 which is 2. So the answer is 2. Okay, now let's move to question 1 of E. So the अब क्वेश्चन है डेरिवेटिव से. यहाँ पे क्या है, if y is equals to cot 3x, find dy by dx. यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्टिव, dy by dx के. तो ये आपको फॉर्मूलाज भी आसानी से पता होना चाहिए. सो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है, x के रिस्पेक्टिव हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है. सो हमें पता है कि जब आप कॉस जो कॉट के साथ अगर d बाय, सिंस वी नो दैट cot hx is equals to minus cosecant h square x.
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो ऑलरेडी नोन है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका फाइंड करेंगे तो कॉट एच हमारा क्या है, 3 है, सो इट विल बी माइनस कोसेकेंट 3 का स्क्वायर एक्स विच इज माइनस कोसेकेंट 9x, ठीक है। So this will be the answer. Let's see the question 1 of f. Again this is of the derivative y minus cot oh sorry, it's not minus, minus is not here, this is cot inverse x cube जिसमें हमें फाइंड करना है dy by dx। ओके, अब आप पॉज करके आंसर सोच सकते हो, लेकिन जब हमारा कॉट इनवर्स का हमें वो पता है, ठीक है, कॉट इनवर्स सिंस वी नो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है -1/1 + x², और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो ये डबल बार हम इसको लाइक जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम दो रिस्पेक्टिव के फाइंड करेंगे। सो जब हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स किए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का पहले हम करेंगे, सो दिस विल बी, सो हमारा x क्या है, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, वो पूरा x की वैल्यू हो जाएगी, सो दिस विल बी -1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, अभी एक्स क्यूब है, ठीक है, सो अगेन आई विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, सो विच विल बी 1 + x⁶, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x², सो द फाइनल आंसर इज -3x², 1 + x⁶, so this is my final answer. Okay, so cool, right? Very simple, nothing is there. Now let's go to the G part. Let's go to the G part where it is saying evaluate. This is now integration का question है, where we have x by x minus 3 dx. When you see this kind of question, look closely and try to make your आपको separate करना है, क्योंकि x by x है, इस तरीके का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आपको अभी लॉजिक लगाना है और अपनी इक्वेशन को सेपरेट करना होगा, जहाँ पे x और ये आपका ये डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको करने के लिए अगर मैं x - 3 + 3 और x - 3 करती हूँ, तो x - 3 + 3 अगर मैं ये काटूंगी तो क्या बन जाएगा, x मुझे मिल जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है, राइट। सो इसलिए मैं यहाँ पे अपने न्यूमरेटर में x - 3 और +3 करूंगी और x - 3 dx। अब इसमें क्या है, जब मैं अपने इक्वेशन को सेपरेट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x - 3 / x - 3 dx प्लस 3 / x - 3 dx। सो यहाँ मुझे क्या मिल गया, 1 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो 1 / x - 3 dx। ये जो है 1 by x minus 3 dx, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। If I'm having 1 by x minus a, I can just put the log of it. So ये जब इसको हम like differentiate करेंगे, so I will get, when I will differentiate a constant 1 with the dx, I'll get x plus 3. This will become log x minus 3 plus c for the constant to differentiate, like constant of integration. Okay, so this is the final answer. Now let's move to the one final part of the 2 marks, which is a very interesting question to evaluate. इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लिमिट्स, ये सब तभी आपको बन पाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने से नहीं होगा, आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीजें बन पाएंगी। अब जैसे ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाला क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे सिंपल चीज है, आप ये इक्वेशन को आप एज्यूम कर लो किसी और फंक्शन से, सो लाइक u = x+2। अब यहाँ पे मैं अगर du फाइंड करती हूँ तो क्या मिलेगा, dx, तो मेरा du क्या हो गया, dx हो गया। अब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगी, सो 1 by
रूट ऑफ यू डी यू। सो 1/√(u) इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिखने का हमारा तरीका 1/-2 भी हो सकता है। इसका क्या होता है अगर x इंटीग्रेशन ऑफ ए एन क्या होगा? a⁻1 e⁻x dx अगर मेरे पास है, इसका होता है a⁻O0x। सो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है इस तरीके से, तो मैं उसको लिख सकती हूँ n+1/n+1। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पे a हमारा क्या है? u है, n हमारा -1/2 है। सो u -1/2 + 1 -1/2 + 1। So this will be 1/2 - 1/2 will be 1/2. Okay. 1/2 divided by this is also 1/2, so which will we get 2√u। अब 2√u आ गया। अब u को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। u की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी? ये, ठीक है। सो इसको हम सब्सटीट्यूट बैक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x + 2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ऑलराइट, अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। 2 में पहला क्वेश्चन है टू प्रूव A or B and C is A or B. This is distributive property A or C. तो इसको प्रूफ करने के लिए जो बेस्ट तरीका है आपको एग्जाम्पल लेना है और सब्स्टिट्यूट करके बता देना है कि ये किस तरीके से प्रूव हो सकता है, ठीक है। सो आप पहले लिख सकते हैं लेट एज्यूम A is equals to 1 2 3, B is 2 3 5 and C is 4 5, ठीक है। सो आई एम हैविंग अ सेट लाइक दिस। अब अगर मैं इसमें A और B एंड C को अगर प्रूव करके देखूं तो क्या मुझे मिलेगा? 1 2 3 और I'm having B is 2 3 5 and C is 4 5। so पहले हम एंड करेंगे ब्रैकेट में जो चीजें हैं 1 2 3 और if I'm like ending it I'll get 5 which now जब मैं इसका और करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 5 3, ठीक है। और इट इज नॉट मैटर। अब मान लीजिए ये मुझे हो गया केस 1। केस 2 मेरा क्या है? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? A और B एंड A और C, विच इज A और B का क्या बोलते हैं हम? 1 2 3 और 2 3 5 and 1 2 3 or 4 5। So now what I'm getting when I'm ORing this? 1 2 3 5। Repetition sets में नहीं होता है, please take care of those things। Then we have 1 2 3 4 5। अब इसका अगर मैं एंड निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 and 5। This case 1 and left hand side and right side are same, so LHS equals to RHS. Hence we can say A or B and C is equals to A or B and B A or C, ठीक है। Very nice, very nice, very nice। Okay, now let's go to next question। 2 का B पार्ट। इसमें क्या है? In a class, so इसमें है in a class of 25 students, 12 students have
taken economics, 8 have taken economics but not math. Find, पहला हमें क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who taken economics and maths. और सेकंड क्या देखना है? those who have taken maths but not economic. ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप जनरली इस तरीके के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है। इन अ क्लास 25 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर कितना है? 25। उसके बाद स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, सो स्टूडेंट्स टेकन इकोनॉमिक्स कितने स्टूडेंट्स ने लिया है? 12 स्टूडेंट्स ने। अब देखो, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। स्टूडेंट्स टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स आर 8। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये सब चीजें फाइंड करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक यूनिवर्स बनाऊंगी। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 टोटल स्टूडेंट हैं। और मेरे पास दो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और एक सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। और मैथ्स और इकोनॉमिक्स में चीजें कॉमन है, तो मैं एक केस ले सकती हूँ जिसमें ये एंड हो रहा है। ठीक है, कॉमन है इसके बीच में। ये पूरा होल इकोनॉमिक्स है, ये पूरा होल मैथ्स है। ये वाला जो एरिया है इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें मैथ्स और इकोनॉमिक्स जो बच्चे ले रहे हैं वो कॉमन है। सिर्फ अगर ये वाला एरिया की बात करूंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स ले रहे हैं बट मैथ्स नहीं लिया है उन्होंने। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगी इस वाले एरिया की, तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों ने मैथ्स लिया है पर इकोनॉमिक्स नहीं ली है। ठीक है, सो आई विल अगेन ड्रॉ इट। सो अब मेरे पास क्या है? टोटल हमें जो पता है 25 बच्चे हैं, ये इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले बच्चे हैं। उसमें से जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स ली है, ये वाला पार्ट, जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स ली है, ये कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। और जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली है पर मैथ्स नहीं लिया है, तो ये वाला जो शेडेड एरिया है, सिर्फ ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब मुझे पता लगाना है कि जिन बच्चों ने सिर्फ तो ये जो बीच वाला एरिया है कि जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, वो कितना हो जाएगा? 12 में से अगर मैं 8 निकालूंगी तो मुझे ये वाला एरिया पता चल जाएगा। ये क्या है? 12 माइनस 8 विच इज so this area is 12 minus 8 which is 4। ठीक है, तो ये वाला एरिया में कितने लोग बच्चे हुए? 4। सो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ। तो स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स लिया है वो कितने हैं? 4 हैं। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। अब मुझे इस एरिया का सिर्फ फाइंड करना है, दिस डायगोनल एरिया। ठीक है, जिन्होंने मैथ्स लिया है पर इकोनॉमिक्स नहीं ली है,
तो मुझे टोटल एरिया पता है कितना है, मतलब जितने बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया है. सो स्टूडेंट्स टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो वो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 विच विल बी 13. So there are 13 students, 13 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है पर इकोनॉमिक्स नहीं लिया है. तो आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली लिटरल सेंस में सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अब आपको अगर इसके पता लगाना है कि इसमें हम किस तरीके का मैथ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे. सो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स वी विल लेट इट एज ई. ठीक है. Students who have taken maths economics but not maths, so students who have taken economics but not maths, इकोनॉमिक्स लिया है पर मैथ्स नहीं लिया है. स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स एंड मैथ लिया है, सो इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, ये हो गया. स्टूडेंट हैव टेकन मैथ्स, सो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है बट मैथ नहीं लिए, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं लिया है बट मैथ लिया है. ठीक है. सो अगर अब इसमें हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, इस तरीके से हम इक्वेशन बना रहे हैं. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड. अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है ये लीनियर अलजेब्रा का है, थोड़ा इसे ध्यान से सॉल्व करना है. इसमें है प्रूव दैट. लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफी ज्यादा लॉजिक होता है. ठीक है. इट्स नॉट मच अबाउट ट्रिक, इट्स अबाउट लॉजिक. सो दिस इज अबाउट प्रूव दैट वी आर हैविंग अ डिटर्मिनेंट x plus a b and c. We have a x plus b and c. Then we are having a b and c. अब आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन हो और ढंग से सॉल्व करना ना आता हो तो बेटर है आप पहले ना रिवर्स इंजीनियरिंग करना है. आप यहाँ पे सोल्यूशन देखो कि आपको लाना क्या है. आपको लाना है एक्स ए बी सी. अब इसमें हमने कॉलम्स में या रोज में कॉमन चीज देखेंगे. अब देखो सोचने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर मैं चीजों को जो हमारे कॉलम्स है, ठीक है, अगर मैं ये जो कॉलम है अगर इसको ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं रोज को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. अगर मैं सिर्फ कॉलम को ऐड करती हूँ तो आई एम गेटिंग अननेसेसरी स्टफ लाइक, so I'm getting unnecessary stuff like x plus 3a, then I'm getting x plus 3b and x plus 3c, which is nowhere required in my answer final. So why to waste my time unnecessary in adding the rows. So what I can do when I see this, I can find a common thing between the columns. अगर मैं column को add करती हूँ तो मुझे x plus abc हर रो में मिल जाएगा. और क्या होगा जब आपका कॉलम एक कॉमन हो जाएगा तो उससे मुझे एक प्रॉपर्टी पता है डिटर्मिनेंट की कि मैं उनको कॉमन ले सकती हूँ, कॉलम कॉमन ले सकती हूँ. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कॉलम एडिशन करूंगी. सो C1 में मैंने चेंज करना है, जहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 मैं कर रही हूँ. अगर मैं ये करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और इधर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी. और यहाँ पे मुझे जो जो कॉलम है मेरा, अब C2 और C3 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ C1 में चेंज है. सो बी सी यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे x प्लस बी मिल जाएगा और c मिल जाएगा, यहाँ पे b x प्लस सी. ठीक है. अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, कॉमन फ्रॉम कॉमन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो कॉलम 1. तो कॉलम 1 से अगर मैं ये कॉमन निकालती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और 1 बी सी, 1 x प्लस बी सी, 1 बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे आपको थोड़ा और दिमाग लगाना है कि मुझे अब इसमें से बी सी ये सब अननेसेसरी है. मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए. वो मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं रोज को ये अगर मैं इनको जीरो बना दूं, ठीक है, अगर मैं इन्हें रिमूव करके चाहे ये वाला पार्ट चाहे ये वाला पार्ट, अगर मैं देखो इसमें कॉमन चीज जो है उसको लेके आप जीरो बना दोगे, so there is a high chance you can find x square.
तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने किया है R2 को मैं चेंज करूंगी, वेयर R2 माइनस R1। अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है, सो आई विल हैव x प्लस ए प्लस बी प्लस सी जो हमने कॉमन निकाल लिया है, अब R2 में चेंज करना है। सो R1 विल बी स्टे लाइक दैट। R2 में क्या है, R2 माइनस R1, सो दिस इज 0, दिस इज b, oh I'm really sorry, this will be x, because you are subtracting R2 में x plus b minus b, so you will get x, आपको x मिल जाएगा, और यहाँ c माइनस करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर क्या है आपके पास, 1bx प्लस सी। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अब अगर मैं देखूं यहां से अगर मुझे c रिमूव करना है तो मैं R3 से R1 का सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ ना। तो मैं बोर्ड को थोड़ा ऊपर और चढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ इजिली R3 माइनस R1। So I'm getting x plus a plus b plus c, 1bc, 0x0, 1, 0, I'm sorry, 0, 0, and this is 0. Sorry, this is x. I'm really sorry. Okay. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैट्रिक्स मल्टी, मतलब अगर मुझे डिटर्मिनेंट, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इधर रह जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। सो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस बी अगर लेंगे तो हम ये वाला और ये वाला कॉलम लेंगे, सो दिस इज 0 माइनस 0 प्लस सी लेंगे तो हम ये वाला पार्ट लेंगे विच इज 0 माइनस 0। अब अगर इसका मैं सॉल्यूशन दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और दिस विल बी x स्क्वायर। Didn't we proved it? We did. Okay, amazing. Now let's move to the next question quickly, which is 3b, जहां हमें solve करना है। This is like the equation that we need to solve. X minus y minus z is equals to 1. Then I have 2x plus y plus z is equals to 2. X minus 2y plus z is equals to 4. So अब इसमें क्या है, मुझे डिटर्मिनेंट बनाना है, तो मैं बनाऊंगी 1 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पे दिखाएगा 1 विच इज दिस इक्वल्स टू किसके जा रहा है, सो 2 1 1। तो ये क्या है, जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, तो देर आर 3 कंडीशंस दैट वी नीड टू टेक केयर। ठीक है, वो 3 कंडीशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में पहले मैं रैंक चेक करूंगी। तो रैंक चेक करने के लिए मुझे बहुत जरूरी है अपने मैट्रिक्स का कोई रो, कोई दो लाइक यू नो कोई कॉलम में 2 रो को 0 करना है, तो बहुत चांसेस है मैं इसको आसानी से 0 कर सकती हूँ, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई एम जस्ट डूइंग R2 में R2 प्लस R1, और उसके बाद R3 में मैं कर रही हूँ R3 प्लस R1। ठीक है, अब यहाँ पे R2 और R3 में मैं चेंजेस करूंगी, सो इट विल बी 1 माइनस 1 वैसे ही रहेगा, और R2 को मैंने पहले ऐड करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और R3 को भी R1 के साथ ऐड करना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। अब रैंक फाइंड करेंगे, सो फाइंड रैंक, इसको हम बोलेंगे ए बी। ठीक है, सो इसमें हमारा ए क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 1 1, 1 माइनस 2 1, और बी क्या है 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4। तो इसका हम फाइंड करेंगे रैंक ए और बी का। ए और बी का रैंक फाइंड करने के लिए, क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3x4 मैट्रिसेस, विच इज उसके रैंक में अगर मैं फाइंड करूंगी तो मुझे फाइंड करना होगा मिनिमम ऑफ m कॉमा n। तो अकॉर्डिंग टू दिस मिनिमम ऑफ 3 4 इज 3।
तो मेरा रैंक ऑफ ए बी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. सो लाइक रैंक ऑफ ए बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3. अगर मैं इसका 3 लेती हूँ, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग दिस मैट्रिक्स, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 इधर हो जाएगा. मैं मेंटल वो करूंगी, ठीक है. डिटर्मिनेंट ए बी तब क्या हो जाएगा, इज इट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है. अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, सो आई एम गेटिंग -1. yes, I will get a non-zero, so it is not equals to 0. तो हमारा जो है, सो अगर मेरे पास ये जो आपका रैंक है, ठीक है, रैंक अगर मेरा नॉन जीरो निकल के आ जा रहा है, अब यहाँ पे एक तो हो गया ये कॉमन. अगर मैं सिर्फ अब रो ए का मतलब रैंक ए का मुझे अगर अभी फाइंड करना है, रैंक ए मेरा क्या है, ये वाला जो है सिर्फ मैट्रिक्स, ठीक है. सो रैंक ए विल बी, ओ रैंक ए इज, सो अब यहाँ रो ए और रो बी अगर हमारा रैंक दोनों मैट्रिसेस का सिमिलर है उस केस में यहाँ पे रैंक ए भी मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो इस केस में, व्हेन दोनों मैट्रिसेस मेरे सेम हैं, तो आपका विच विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो दिस विल बी 3. तो जितने मेरे रैंक होगा उतना मेरे नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, क्योंकि द सॉल्यूशन इज consistent with unique solution. ठीक है. सो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, 3 रहेंगे. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 में, जो 4th क्वेश्चन है. 4th का ए है कि लेट थीटा बी द set of all rational numbers, show that the function f of theta to theta is f of x is equals to 3x plus 5 for all x belongs to theta is bijective. Also find f inverse. So you must know one thing, जब आप बाइजेक्टिव फाइंड कर रहे हैं तो आपको पहले 1 1 फाइंड करना है, इंजेक्टिव है कि नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे हमें देखना है कि इक्वेशन जो हमारा गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 5, जहाँ पे जो हमारा थीटा है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है. ठीक है. सो रैशनल नंबर होने के कारण आवर थीटा इज, all our x belongs to थीटा. तो इस कारण से पहले हम क्या प्रूव करेंगे, 1 1 है कि नहीं है. सो इसलिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, हमारा जो दोनों फंक्शन है इक्वल होना चाहिए. सो इफ f ऑफ x इज 3x प्लस y, this is 3y plus, so here if I am solving I will get x is equals to y. So फंक्शन इज 1 1. जब फंक्शन 1 1 हो जाएगा प्रूफ, तब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू विच इज बाइजेक्टिव. सो अगर ये ऑन टू हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है, तो वो क्या होगा, कैसे, लेट y बी द कोडोमेन ऑफ थीटा. So f of x is equals to y.
अब इसमें है 3x + 5 = y। सो x को हम अब किसके रिप्रेजेंट करेंगे, y के रिप्रेजेंट करेंगे। सो x = y - 5/3। अब ये क्या है, अब इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं, इट शुड बिलोंग्स टू थीटा, ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं। मान लो अगर y में मैं पुट करती हूँ -1 - 5/3, so this -4/3 which is rational। अगर मैं लेती हूँ दिस इज नेगेटिव, अगर मैं पॉजिटिव लेती हूँ 2 - 5/3 विच इज -3/3, इट इज ऑल्सो -1 विच इज रैशनल। मान लीजिए मैं अगर कोई रैशनल नंबर लेती 1/2 - 5/3 विच इज -7 -6 -10 -9 by 3 which is -3 which is also a rational. So I think all the cases we have covered. So this is true. So it is bijective. So f is onto, f is bijective. So अगर आपका फंक्शन onto है, bijective भी possible है, तब आप क्या conclude कर सकते हो, then inverse is पॉसिबल। अगर मान लीजिए एक भी केस आपका 1 1 या ऑन टू का अगर फेल होता है तो इनवर्स नहीं हो पाएगा, तब अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज x को हमें किसके रिस्पेक्टिव लिखना है, y के। सो x इज इक्वल्स टू 3y + 5। सो अगर मैं यहाँ पे अब इसको प्रूव करने के लिए x - 5/3 इज इक्वल्स टू y जो हमने ऑन टू में लगाया, अब इसका अगर मैं रैशनल फाइंड करूंगी बिलोंग्स टू थीटा, अगर जब इसका रैशनल फाइंड करूंगी मैं, आई नो दिस कंडीशन इज गेटिंग प्रूव्ड। So f inverse of x is equals to x - 5/3। So y का वैल्यू क्या है, f inverse of x, so f inverse of x, so hence this is the inverse। Very simple, just you need to put the logic intact। 4b, fourth of b क्या है, if R is a relation in n cross n defined by, आपके पास दिया है ए बी रिलेटेड टू सी डी, हमारा रिलेशन है नेचुरल नंबर्स का जहां पे ए बी रिलेटेड है सी डी से। ये इफ एंड ओनली इफ a plus d is equals to b plus c, so show R is an, okay, very interesting, equivalence रिलेशन। आर इक्वलेंस रिलेशन है कि नहीं है, अब ये पता होने चाहिए। स्टर, आपको एस टी आर के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको इक्वलेंस फाइंड करना है। स्टर मीन्स सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ये तीन प्रॉपर्टी अगर हमारी कोई भी इक्वेशन अगर प्रूव करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव मतलब ए बी रिलेटेड टू सी डी। सो अगर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखती हूँ रिफ्लेक्सिव मतलब सेम होना चाहिए, इट्स नॉट सी डी, इट इज ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी, ए रिलेटेड टू ए, so it is true, a related to a plus b is equals to a, b plus a, wait a minute, I'm really sorry for this, a plus b is equals to b plus a। तो मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ 2 + 3, नेचुरल नंबर्स है, इज इक्वल्स टू 3 + 2, आंसर क्या आना है, 5 ही आना है हर केस में, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव। मैं उल्टा पुल्टा करके भी लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक में होगा
अगर मैं रिलेट कर रही हूँ a प्लस बी रिलेटेड टू सी डी, जिसका मतलब है a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ऑल्सो विच इम्प्लाइज, अगर इसमें सिमेट्रिक है तो क्या हो सकता है, d प्लस a इज इक्वल्स टू c प्लस b। सो दिस इज अ ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर 2 प्लस सॉरी वी हैव 2 3 रिलेटेड टू 5 6, सो अगर मैं 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 करती हूँ, और अगर 5 प्लस 2 और 6 प्लस 3 करती हूँ, विल इट बी सेम? ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू गो सेम। Okay, so this condition is also what? True. So symmetric true हो गया, reflexive true हो गया। अब है finger cross transitive। अगर मैं ट्रांसिटिव का केस देखती हूँ, ट्रांसिटिव का केस में क्या है हमारे पास यहाँ पे इंटरचेंजेबल केस होंगे। सो ए बी रिलेटेड टू अगर सी डी है एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड c प्लस f इज इक्वल्स टू d प्लस e। ऑल राइट, अब अगर इसका मैं एंड करती हूँ, क्योंकि इनका ट्रांसिटिव है ना, तो इसका अगर मैं एंड करूंगी, आई एम रियली सॉरी, सो दिस विल बी a प्लस d प्लस C plus F is equals to B plus C plus D plus E. If I can remove some of the elements from here, C is common which can go, and D is common which can go. This is A plus F is equals to B plus E. So we can say this implies A, P is related to C, D. So when therefore in this equation symmetric, reflexive and transitive is true, hence the AB related to CD for all n cross n is equivalence relation. Okay, now let's move to fifth question, which is of limits, my all favorite limits. Because these kind of topics are most on about कि आप किस तरीके से कितना आपने प्रैक्टिस किया है। So यहाँ है limit x tends to 0 where 10x minus sine x divided by sine cube of x। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आप अगर tan और sin में 0 का वैल्यू अगर 0 डिग्री होता है तो tan 0 कितना होता है, कितना होता है, कोई बता सकता है tan 0 क्या होता है? तो tan 0 कितना होता है, 0, और sin 0 डिग्री क्या होता है, अगेन 0। सो यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 को tan 0 माइनस साइन 0 बाय साइन क्यूब 0 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, विच इज 0 बाय 0, विच इज अगेन एल होपियल्स rule, very simple. So now I'm going to find the derivative of this. So 10x का derivative क्या होता है, secant square x minus sin x का derivative होता है cos x by this is 3 cos cube x, sin cube x का derivative हो जाएगा 3 cos cube x। अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी जीरो का वैल्यू तो हमें पता है secant जीरो क्या होता है 1, cos जीरो क्या होता है 1। ऑल राइट,
सो यहाँ पे अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 0 sorry 1 minus 1 divided by 3 which is 0/3. So this is going to give me a infinity solution. इसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, there is a back door for it. अब मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 secant स्क्वायर x है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा एल होपियल्स रूल प्रूफ नहीं हो पाया, तो इसको मैं ओमिट कर सकती हूँ बाय डूइंग वन केस। जो 10x है इसको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एल होपियल्स रूल मैं दे सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय cos x माइनस sin x बाय sin क्यूब x। अगर इसे मैंने प्रूफ किया बाय मेकिंग इसमें मैं sin x को कॉमन मैं अब मेरा फोकस क्या है कि मैं sin x रिमूव कर दूं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इक्वेशन को जीरो कर दे रहा है। फोकस है कि अभी cos पे हमें इक्वेशन लाना है। सो sin x मैं कॉमन लेती हूँ। सो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय cos x sin क्यूब x। ये मैंने रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। अब तुमको पता है होगा कि साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यू नो अबाउट दिस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स करूंगी तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x by cos x, this will be 1 minus cos square x, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसे हम अगर सब्सटीट्यूट अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो अब देखो मैं किस तरीके से अपने जो कांस्टेंट लाइक वेरिएबल्स हैं उनको कम कर रही हूँ। सो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, cos x लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 प्लस cos x। cos x का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। सो 1 बाय 1 1 प्लस 1 विच इज 1 बाय 2। सो दिस इज द आंसर। अमेजिंग। 5b, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 minus x 4 plus x minus 1 plus 2x। अब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अगर मैं एल होपियल्स के ऊपर जाती हूँ मैं सब्स्टिट्यूट करके पुनः देखना चाहूंगी। सो 3 minus 3 by this will be 4 plus 3 minus 1 plus 6 is equals to 0 by this will be root 7 minus root 7 which is 0। वेरी क्लियरली एल होपियल्स रूल। एल होपियल्स रूल लगाने पर मैं इसका क्या करूंगी, डेरिवेटिव फाइंड करूंगी। सो दिस विल बी -1, दिस होल इक्वेशन विल बी 4 प्लस एक्स, एक्स का अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा 1, दिस इज 1/2। सो आपको पता है जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या होता है, so this will be 1/2 minus 1 और 1/2 कॉमन हमारा बाहर आ जाएगा। सो माइनस 1 प्लस 2x 2 1/2 and 1/2 minus 1। So this will be limit x tends to 3 minus 1। So this is 1/2 minus 1/2 will be ये रूट ओवर 4 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस दिस किया तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2x, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये भी आपका क्या हो जाएगा रूट आपका वो 1/2 -1 क्या है -1/2 -1/2 अगर है कहीं x तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय रूट ओवर एक्स विच मीन्स x -1/2।
ये सब शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए मैथ्स के. दिस इज वेरी बेसिक थिंग. ओके, सो 1/√1 + 2x. अगर आप मैथ्स के ट्यूशन लेना चाहते हैं मेरे से तो आप इंस्टीट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो पे है, आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज ईमेल भेज सकते हैं. अब इस पर मैं अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगी 3 की वैल्यू तो मुझे कुछ मिलेगा. सो दिस विल बी -2√7 -1/√7, यानी -1/√7 हमारा कॉमन है. सो आई विल गेट -1/2 -1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/2. So 1/√7, which I will get -1/2. So if 1/2 is common, अगर यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल है 2 और ये ऊपर, so 2√7 मेरा आंसर है. Okay, now let's quickly move to section 3. सिक्स्थ ए जो है काफी थियोरेटिकल क्वेश्चन है. अब मैं सिक्स्थ बी का जो क्वेश्चन है वो करूंगी. पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आप आराम से उसका आंसर कहीं से भी देख सकते हो. सो यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब कोई भी इक्वेशन है हमें इसको रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है. सो एक्स बाय साइन एक्स, साइन 3x. ठीक है. अभी अगर मुझे विथ रिस्पेक्ट टू जब डिफरेंशिएट करना हो तो मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगी अपने, या मतलब अपनी इक्वेशन को. सो यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल्स टू एक्स बाय साइन, आई एम रियली सॉरी. सो यहाँ पे मैंने एज्यूम करना है. सो व्हेन आई एम अज्यूमिंग u विल बी x बाय साइन 3x एंड v विल बी x, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट x के. अगर मान लो यहाँ साइन x होता तो v की जगह साइन x आता, या जो जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसकी वैल्यू आती. तो हमें यहाँ किसके रिस्पेक्ट करना है? x के करना है. तो मुझे क्या फाइंड करना है? du बाय dv क्या होगा. तो पहले मुझे du बाय dx फाइंड करना होगा. ठीक है. So if I have to find du by dx, so which will be d by dx of x sine 3x. So which is, अच्छा बिफोर गोइंग देयर, अगर मुझे du बाई डी वी कैसे एज्यूम करूँ कैसे अचीव करूँगी? du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स. मैंने दोनों को इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना था. सो du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी, सो विच इज गोइंग टू गिव मी du बाई डी वी. ठीक है. आपको इसीलिए डिराइव करना, मैथ्स में कभी कुछ चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्टफ. ऑल राइट. अब अगर मैं यहाँ पे इसका फाइंड करूंगी तो ये रिस्पेक्ट है p बाय क्यू. ठीक है. d बाई डी एक्स ऑफ p बाय क्यू. अगर आपके पास इक्वेशन है उसको करने के लिए आपको पहले p डैश क्यू माइनस p क्यू डैश बाय p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूले. तो यहाँ पे अगर p है ये q है, अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले मैं x के डेरिवेटिव फाइंड करूंगी. सो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और साइन 3x जैसे है वैसे ही रहेगा. फिर उसके बाद p है विच इज x, और q मतलब q डैश क्या है? साइन 3x. साइन 3x अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है सो इट विल बी साइन 3x, मतलब साइन hx का होता है 3, जो 3x का है अगर डेरिवेटिव, cos 3x. ठीक है. अब जो डिनोमिनेटर में है उसका क्यूब, सो साइन स्क्वायर 3x. अब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? du बाई डी एक्स क्या है? साइन 3x माइनस 3x cos 3x बाय साइन स्क्वायर 3x. चाहो
तो इसका आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, बट इट विल गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम कीपिंग इट लाइक दैट. अब यहाँ पे मेरे पास है डी वी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1. सो अब मुझे अगर डी यू बाई डी वी फाइंड करना है तो वो क्या है, साइन 3x माइनस 3x कॉस 3x बाय साइन स्क्वायर 3x. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. अब देखते हैं हमारा सेवेंथ. सेवेंथ क्वेश्चन में भी उन्होंने दिमाग लगाया ही नहीं है. सेवेंथ का हमारे पास 4 बिट हैं जिसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है. तो 7 का पहला है रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स. तो जैसे हमने बाकियों का किया था सेम वैसा ही करना है. u हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स और v क्या हो जाएगा x. सो हमें है डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना. सो अगर मैं इसको फाइंड करूंगी तो एक होता है रेसिप्रोकल मेथड जिसमें आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स. अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है. इससे मेरे जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजी हो जाएगा. ठीक. अब उसके बाद अगर मैं इसको लूंगी सो दिस विल बी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज यू नो दिस. मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है. तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया है तो इसका क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर एक्स. सो ये अगर मैं इसका रूट हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स. सो हमारे को क्या मिला है 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स. अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया है सो डोंट बी सो हैप्पी. सो अब मुझे डेरिवेटिव अभी तो हमने सिंप्लीफाई किया अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो डी बाई डी एक्स का 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स. तो ये फाइंड करने के लिए मैंने इनको सेपरेट कर देती हूँ. सो बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स. आपको पता है यहाँ पे 1 बाय कॉस एक्स को हम क्या बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ secant x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स. secant x का आपको पता है क्या होता है तो secant x होता है डेरिवेटिव secant x tan x माइनस tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x. तो यहाँ पे हम secant x कॉमन ले लेते हैं. सो दिस विल बी tan x माइनस secant x. अब ये इक्वेशन मतलब ये हमारा डी निकल गया. तो अब हमको क्या फाइंड करना है डी वी बाई डी एक्स विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज 1. सो डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स. ओके वेरी सिंपल आंसर. लेट्स सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चन. 7(2) क्या है हमारा tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स. तो यहीं से ये सिंप्लीफाई हो जाता है. सो वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ 1 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स में tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा कट जाएगा ये तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स बचेगा. एक्स स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स. सो दिस इज अ वेरी फनी क्वेश्चन. अब रूट ओवर एक्स है अगर एक्स हट जाता है मतलब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से अगर रूट हटेगा तो हमें क्या मिलेगा. अगर इसको एक्सप्लेन करना अगर 2 क्रॉस 2 है उसके ऊपर अगर रूट है
तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एम आई राइट? सो आई विल गेट x। अब यहाँ पे ये कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1। सो टेन इनवर्स ऑफ 1 एक्चुअली क्या होता है, पाई/4। तो मेरा जो डेरिवेटिव है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x में मुझे ये मिलना चाहिए। सो ओके, सो द सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज, ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिखा था, अभी रुक जाओ। सो दिस इज योर टेन इनवर्स ऑफ 1। अब मुझे डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्योंकि u मेरा क्या हो जाएगा, सिंस u इज टेन इनवर्स ऑफ 1 एंड v इज x। ओके, सो du by dx is tan inverse of 1 which is equals to pi/4। ठीक है, टेन 1 का वैल्यू क्या होता है, अब उसका इनवर्स का भी वैल्यू सेम होता है, और dv by dx हो जाएगा 1। सो द आंसर ऑफ du by dv क्या हो जाएगा, pi/4। ऑल राइट, सो 7/3 ये है x log of x। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगी, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर लॉग ऑफ x। मैं दोनों तरफ लॉग लूंगी ताकि मेरा लॉग जो है, क्योंकि यहाँ मेरे पास x की वैल्यू है, ठीक है। सो दिस आई विल टेक एज log x ऑफ log x। ओके, विच इज ऑब्वियसली log x का x स्क्वायर। तो अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू मुझे क्या करना है, x के फाइंड करना है। सो दिस विल बी dy by dx, ठीक है। सो बिकॉज यू कैन आइदर सेट u by dx, आई एम सेइंग dy by dx। सो आई विल हैव, अगर मैं log dy by dx करूंगी, इसका log y is equals to d by dx of log x का whole square। So this I am getting 1 by y dy by dx is equals to log x का whole square। So अगर इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे log x का whole square का, so this is log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x। ग्रेट, और log x का होल स्क्वायर है। सो ओके, सो दिस विल बी 2 log x by x। okay, so now I have to say dy by dx is equals to y 2 log x by x, which implies y का वैल्यू क्या है, dy by dx is equals to y का वैल्यू है x to the power log x, which is 2 and log x by x। So this is the answer। Okay, now the fourth one for us is x square plus 1 by x plus 1 का 2 by 3, which is going to give me, let me see, if I'm having u as x by x square 1 by x plus 1 2 divided by 3 and v I'm having as x। सो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो सकता है पी क्यू एक्स और रूट ओवर एक्स प्लस, इसको सॉल्व करने के लिए हम ले सकते हैं पी क्यू डैश प्लस माइनस 1 बाय क्यू पी डैश। ओके, so this can be written as
सॉरी, योर बेटर वे इज टू सॉल्व p बाय q वाला जो मेथड था, ठीक है। सो p बाय q इज इक्वल्स टू p dash q minus pq dash by q square. So this is du by dx. If I have p dash, so this is going to go as, so I'm writing it in a more simplified manner. So x plus 1 2 by 3. So यहाँ p dash है, so this is 1 x square plus 1 1 by 2 minus uh, x, this is 1 by 2 x square minus 1 plus 1 1 by 2 minus 1, which is going as x plus 1 2 by 3 ka whole square. So this I'm getting as x square plus 1 minus x, this is minus 1 by 2, so this will go as x जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, so x will be 2 root over x square plus 1, so this is x plus 1 4 by 3. Okay, so now if I have to solve this, oh I'm really sorry, I did a very bad blunder. मैंने p by q की वैल्यू अलग कर दी है. Okay, sorry. So this is p, this is q. तो du by dx क्या हो जाएगा? This is p. So p dash. So p dash को एक्सपेंड करने के लिए मैं p q लूंगी, ठीक है? Which is p q dash plus minus p dash q. Okay, so if I'm expanding this based on the x plus 1, 2 by 3, so I'm probably going to get 2x by 2x square plus 1 minus x square plus 1, 1 by 2. Okay, minus 2 by 3, x plus 1 minus 1 by 3. So x root over x plus 1 is going to remain a same, by divided by x plus 1 2 by 3 ka whole square. So this is the answer which I'm going to get in the end. So let's simplify it. So this is x plus 1 2 by 3, which is 2x by 2 is cancel for this, which is x square plus 1 minus root over x square plus 1 minus 2 by 3. So this is cube root of x square plus 1. And this is, sorry, it is, okay, it is x plus 1. So this is x plus 1, 1 by root 3, which is by x x square plus 1, ठीक है, whole divided by x plus 1 4 by 3. If you want, you can further simplify if you have time in the exams. I think I have this, I'm concluding with the answer. Now let's go to the section 4th 8th question. So there are integrals that we have to evaluate. So first question is e to the power x cos x dx. इसको evaluate करने के लिए I'm using this formula of integration by part, where v is equal to e to the power x, u is equals to cos x. अब आपको अप्लाई करना है this formula. So where I'm having first derivatives, तो ये कैसे हो जाएगा? Cos x derive ex minus integration of आपका
यहाँ पे इसका cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, the whole integration dx plus c. So this implies as cos x e to the power x minus integration है तो minus sin x e to the power x dx plus c. Again we are going to integrate this based on the same principle, e to the power x plus we are having uh, ex sin x minus integration of sin x is cos x, integration of ex dx, the whole integration of dx plus c. So this is cos x e to the power x plus e to the power x. I can remove this bracket, it's no use. Is e to the power x sine x minus this is integration is already done, so I can remove this bracket anyhow. So now I'm having e cos x e to the power x plus c. If I want, so this can go on for a while, like again I'm getting this one, right? So these things can go on as we want it to. सो दिस इज द थिंग नाउ। अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो है आपका इक्वेशन रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इक्वेशन मैं उधर ले आऊंगी, सो e x cos x dx इज इक्वल्स टू cos x e x प्लस e x sin x प्लस c। ये आपको बोलते हैं हम आइलेट, ठीक है, ये आइलेट फॉर्म पे है, आइलेट। ओके, तो इसको अगर जब मैं, अब ये हो जाएगा 2 e टू द पावर x cos x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x cos x प्लस साइन x। सो यहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर x cos x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x by 2 cos x प्लस साइन x प्लस c इज द सॉल्यूशन। Now let's go to the second part of A, which is 1 plus x by 2 plus x ka whole square of ex. MD, you really love ex. So there is a formula. So we are going to use that formula. अगर आपके पास a to the power x है और x plus b है, तो आपको करना है x plus b minus ae to the power x divided by x plus b ka whole square. So which is going to be aex x plus b minus 1 where x plus b का whole square। ठीक है, अब अगर ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, सो अगर आपके पास, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया तब by x plus b का whole square dx which is a to the power x by x plus b plus c। so अब यहाँ पे a क्या है, a हमारा है 1, b हमारा है 2। ओके, सो which is equals to e to the power x x plus 2 plus c। This is the answer. So you need to remember this kind of formula. That's it. Okay. Now let's go to the third part of the question, which is integration of dx x square plus 2x plus 2, where we are having u is equals to x plus 1। So अगर मैं x plus 1 लेती हूँ u को, तो du by
dx, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा dx बाय x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. I'm going to get this answer. So this is like x plus 1 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अगर इसमें प्लस 1 करती हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इज द सिमिलर एज दिस वन. तो आपको इस तरीके से सोचना होगा, ठीक है. सो दिस इज 1. So du by dx is same. So this implies yeah, I'm getting du x plus 1 है हमारा u का स्क्वायर प्लस 1. ये एक फॉर्मूला है किस चीज का, अगर इस तरीके से आपका फॉर्मेट है, so you can say log of u square plus 1 plus u. So this is substitute u. So this is ln of u square which is x square x plus 1 का whole square plus 1 plus x plus 1. So this is the answer. All right. Now I'm just left with question 9. Pack up. Let's do this. Following integrals. So x log x dx. So if I'm finding the answer, you can be log x, which is du by dx is 1 by x. So du is equals to dx by x, which is giving me this somehow. So I'm getting 1 by u du. 1 by u आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन इज log u प्लस c. सो u का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी विच इज log x प्लस c. सो दिस इज द आंसर. अब हम 9 का 2 देखते हैं. वो है एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स. ये आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, यू कैन डू बाय पार्ट्स. कैन यू? सो ये आपका होमवर्क रहेगा. अगर आपको आंसर पता चलता है तो बेहतरीन है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे. All right, so we will do the second question first. Now if I will simplify, ये जो अगर क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ये इस तरीके से दिखाई देगा. तो इसमें क्या है, मैं अगेन u एग्ज्यूम कर रही हूँ x माइनस 1. सो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1. सो दिस इम्प्लाइज du इज इक्वल्स टू dx. अब यहाँ पे अगर मुझे इक्वेशन सब्सटीट्यूट करना है, सो x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी u माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 हो जाएगा u का स्क्वायर, u का 4 और dx. अब इसको क्या है, ये आपको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अगर करोगे तो u स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u डिवाइडेड बाय u टू द पावर 4 du विच इज 1 बाय u स्क्वायर du प्लस 1 बाय u टू द पावर 4 du माइनस 2 1 बाय u क्यूब du. सो दिस इज 1 बाय ये इसका फॉर्मूला होगा u माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 plus u to the power minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 minus 2 u to the power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1. So इसको अगर हम करेंगे, so this is minus 1 by u minus 1 by 3 u cube minus minus plus 1 by u square. Okay, can you see this answer? Okay, this is minus 2u ना plus. All right, now अब मुझे यहाँ पे 1 by u कॉमन लेती हूँ मैं,
तो आई एम गेटिंग -1/u, अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/3u² माइनस 1/u। इसको -1/u अगर मैं लेके इधर सॉल्व करूँगी, सो 3u², सो 3u² प्लस 1 माइनस 3u, सो विच इज़ -1/u। अब मैं सब्सटीट्यूट बैक कर रही हूँ, सो 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 3x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस प्लस 1 and sorry, this is -1 and 3x - 1 का होल स्क्वायर। और अगर इसे मैं फर्दर अब अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए, 1 माइनस x माइनस 1 विच इज 3x² प्लस 3 माइनस 6x प्लस 1 माइनस 3x, this is plus 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 plus, okay, so this is plus 1. If I am doing anywhere wrong, just notify to me यहाँ पे, ठीक है। Okay, I did a very big blunder in the top itself. All right, यहाँ से थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, u plus c, this is the thing, you know, in a flow I did a wrong. अब मुझे ये दोबारा करना पड़ेगा। जब आप करो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी फ्लो में बना ही देते हैं। सो दिस इज़ +2। नाउ एक प्लस माइनस से मेरा पूरा आंसर अलग हो रहा था। सो दिस इज du 1/u⁴ du प्लस 2 1/u³ du। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, सो u -2 + 1 -2 + 1 प्लस u -4 + 1 -4 + 1 प्लस 2 u -3 + 1 -3 + 1. So this is -1/u plus u1 by -3u³ plus, sorry, minus again 1/u²। अब इसमें 1/u हमारा कॉमन है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1/u, सो 1 प्लस 1/3u² plus 1/u, which I am getting as -1/u. So we am getting 3u² plus 1 plus 3u/3u²। अब यहाँ सब्सटीट्यूट बैक करते हैं, u का क्या है, x - 1। अगर मैं इसको वापस सब्सटीट्यूट करूँगी, सो आई एम गेटिंग 1/x - 1, 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x - 1 बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर। इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सो 3x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3x - 3 डिवाइडेड बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर, which I am getting as 3x² plus 3 minus 6x plus 1 plus 3x minus 3 by 3x minus 1 का whole square. If I find something common, I'm going to cancel them. So this is the final answer, 3x² minus 3x plus 1 by 3x minus 1 का whole square. ओके, अब जैसे हमारे पास अब जो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इस पे ध्यान भी आपको ज़्यादा देना होगा। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है dx
2 + 3 cos x। ठीक है, सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको cos x की जगह, ये 3 cos x, इसकी जगह एक वैल्यू पुट करनी होगी जो कि 10x/2, मतलब cos x को हम सिंप्लीफाई करेंगे 10। इसका अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्म पता होगा। cos x is equals to 1 minus 10 square x by 2 by 10 square x, sorry, which is 10 square x by 2 plus 1। और यू कैन से, अगर मेरे पास cos 2x दिया है तो उसको मैं लिख सकती हूँ 1 minus 10 square x by 1 plus 10 square x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो हम इसको क्या है 10 के हिसाब से, अगर मेरे पास हाफ दिया है तो मैं इसको 10 के हिसाब से करूंगी, तो मेरे को मिलेगा dx 2 + 3 1 minus 10 square x by 2 1 plus 10 square x by 2। अब यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो u इज इक्वल्स टू 10x/2। ये करेंगे तो du/dx क्या हो जाएगा, secant square x/2/2। ओके, x/2 का अगेन डेरिवेटिव, सो हमारे पास अब हो जाता है dx इज इक्वल्स टू du/secant square x/2/2। सो dx में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में हमारा, इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट दिस, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं u का वैल्यू क्या है हमारा, सो dx की वैल्यू है du/secant square x/2/2। और फिर हमारे पास है 1/2 + 3 1 minus u square ऑलराइट। इसको सॉल्व करने का एक और यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकते हो, जो secant square x/2 है डिवाइडेड बाय 2, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं secant square x/2 को स्क्वायर u square plus 1, because you know 10x/2 10 square x minus secant square x is equals to 1. So if I am having 10 square x minus secant square x is equals to 1. So if I am having secant square x, it means 10 square x minus 1. So 10 square x यहाँ पे क्या है, sorry, plus 1. So 10 square x हमारा u है. So this can be this, ये du है ना. So you can see how easily we can, if by like divide that. So 2 du by u square plus 1। अब हमारे डिनोमिनेटर में है 2 + 3 1 minus u square plus 1 plus u square, which is making me possible to remove certain stuff. Okay. So if I further simplify this all things, मुझे क्या मिलेगा, -2 1 by u square minus 5 du। ठीक है, इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। अगर अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ -2 1 by u minus √5 and u plus √5 du। इसे अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू गेट द इक्वेशन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 5 u minus √5
माइनस 1/2 रूट 5 u माइनस प्लस रूट 5 du, which can be further written as this way. So I am getting 1 by u minus root 5 du minus 1 by 2 root 5 u plus root 5 by du. So अब ये अलग सॉल्व होगा, ये इक्वेशन अलग सॉल्व होगा. तो इसको हम करते हैं 2, इसको हम करते हैं 3. सो 2 को सॉल्व करने के लिए आई एम अज्यूमिंग so I'm taking 1 by u root minus 5 du. तो इसके लिए v is equals to u minus root 5. अगर मैं ये करती हूँ तो dv by du क्या हो जाएगा 1. So which is dv is equals to du. So this implies 1 by v dv, which is ln of v. So ln of u minus root v. सिमिलरली थर्ड क्या है 1 बाय u प्लस रूट वी डी यू. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस रूट 5 विच इज डी वी बाई डी यू विच इज 1 विच इज डी वी बाई डी यू. ये करने के बाद 1 बाय v डी वी, तो ये हो जाएगा ln v विच इज ln ऑफ u प्लस रूट 5. अब ये दोनों को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो ऊपर मेरा इक्वेशन था, ठीक है. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट अगर बैक करते हैं सो 1 बाय 2 रूट 5, ये इक्वेशन का आंसर मेरा इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर का क्या है लॉन u माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 2 रूट 5 लॉन u प्लस रूट 5. अभी यहाँ पे u माइनस रूट 5 और u प्लस रूट 5, यहाँ पे अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट बैक करना होगा जहाँ से हम आए थे. यहाँ पे मैं 1 बाय 2 रूट 5 को कॉमन ले सकती हूँ और लॉन u माइनस रूट 5 माइनस लॉन u प्लस रूट 5 कर सकती हूँ. So which is going to give me back the solution which I am missing. तो ये है 2 रूट 5. u की वैल्यू हमने कुछ अज्यूम की थी, अगर आपने याद होगा तो, विच इज ln ऑफ 10x by 2 minus root over 5 minus ln 10x by 2 plus root over 5. और अगर माइनस है ln तो हम उसको क्या लिख सकते हैं डिवाइड. सो 2 रूट 5 विच इज 10 ln 10x by 2 minus root over 5 by 10x by 2 plus root over 5. So this is the final solution. And with this MDO का 2018 का पेपर सोल्यूशन यहाँ पे एंड होता है.